नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। मैं हूं प्रीति सिंह। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए विधायिका के पास कई तरह के तरीके हैं। इनमें प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालयों की ओर से दिया जाता है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालय से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का पहला सवाल जुड़ा है दिव्यांगजन से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद ईटी मोहम्मद बशीर ने। उन्होंने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार ने हाल के वर्षों में दिव्यांगजनों के कल्याण, कौशल विकास और समावेशी बुनियादी ढांचे के लिए कोई बड़ी परियोजनाएं या पहल आरंभ की हैं? अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है? क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि अपर्याप्त बजट आवंटन और वित्त पोषण की कमी के कारण ऐसी कई परियोजनाएं विलंबित हैं या अधूरी रह गई हैं? अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है, जिसमें इस संबंध में स्वीकृत और आवश्यक धनराशि पर लंबित परियोजनाओं की संख्या भी शामिल है? देश में दिव्यांगजनों के लाभ के लिए वित्त पोषण की कमी को दूर करने और समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने क्या कदम उठाए हैं? इस सवाल का जवाब दिया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और उत्थान के लिए कई पहल की हैं। 19 अप्रैल 2017 से प्रभावी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में दिव्यांगताओं के प्रकार को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है और यह अधिनियम समानता, शिक्षा, रोजगार और सुगम्यता जैसे अधिकारों को सुनिश्चित करता है। हालांकि भारत के संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि 9 के अनुसार दिव्यांगजनों को राहत प्रदान करना राज्य का विषय है, लेकिन केंद्र सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं और प्रमुख पहलों के माध्यम से कल्याण, कौशल विकास और समावेशिता के साथ सुगम्य भारत के प्रयासों का समर्थन करती है, जिसमें कई बातें शामिल हैं, जैसे सहायक यंत्रों, उपकरणों की खरीद, फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता, एडिप योजना के तहत दिव्यांगजनों को उनकी गतिशीलता, स्वतंत्रता और पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक और वैज्ञानिक रूप से निर्मित सहायक यंत्रों और उपकरणों जैसे व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, कृत्रिम अंग, स्मार्ट बेंच, मोटर चालित तिपाहिया साइकिल और कम दृष्टि वालों के लिए पात्र दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं। पात्र लाभार्थियों को सहायक यंत्र और सहायक उपकरण वितरित करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां संवितरित की जाती हैं। हाल ही में विभाग ने एडिप योजना की प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसी एलिम्को के माध्यम से 76 प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्रों की स्थापना की है, जो एडिप योजना के तहत दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए वॉक इन केंद्रों के रूप में काम कर रहे हैं। दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना। दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना के तहत दिव्यांगजनों को अपने इष्टतम शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक, मानसिक या सामाजिक कार्यात्मक स्तरों को बनाए रखने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से स्वैच्छिक संगठनों, राज्य परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्रों की स्थापना और दिव्यांगजनों के कल्याण, सशक्तिकरण के लिए विभिन्न परियोजनाओं को चलाने के लिए, जिसमें दृष्टि, श्रवण और बौद्धिक दिव्यांगजन बच्चों सहित प्रमस्तिष्क घात वाले बच्चों के लिए विशेष स्कूल शामिल हैं। इन सभी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। दिव्यांगजन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना। विभाग दिव्यांग छात्रों की वित्तीय, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक बाधाओं को दूर करने, दिव्यांग छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने और गरिमा के साथ जीने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से दिव्यांगजनों के लिए प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, टॉप क्लास एजुकेशन, नेशनल ओवरसीज छात्रवृत्ति, नेशनल फेलोशिप और निःशुल्क कोचिंग योजनाओं नाम के 6 घटक शामिल करते हुए दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति नामक व्यापक योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। पूरे भारत में छात्रों के बैंक खाते डीबीटी मोड में निधियां सीधे वितरित की जाती हैं। सिप्डा मंत्रालय निःशक्तजन अधिनियम 1995 के कार्यान्वयन के लिए योजना के तहत काम कर रहा है, जिसे दिव्यांगजन समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम उल्लिखित गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए समय समय पर संशोधित किया जाता है। सिप्डा योजना एक व्यापक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसमें कई उप योजनाएं शामिल हैं, जिनमें यूडीआईडी योजना, यूडीआईडी विशिष्ट दिव्यांगता आईडी योजना दिव्यांगजनों के लिए सिंगल डिजिटल आईडी कार्ड प्रदान करती है, जिससे सरकारी लाभों तक उनकी पहुंच सुगम हो जाती है। ये अनावश्यक दस्तावेजीकरण को समाप्त करता है, पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और कल्याणकारी योजनाओं को लाभार्थियों से सीधे जोड़कर समावेशिता को बढ़ावा देता है और दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों और अवसरों तक आसान पहुंच प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाता है। दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना। दिव्यांगजनों के कौशल को बढ़ाने, उन्हें लाभकारी रोजगार पाने में सक्षम बनाने, उन्हें आत्मनिर्भर, उपयोगी और समाज में योगदान देने वाला सदस्य बनाने के लिए विभाग दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना नाम की कौशल योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत विभाग के साथ प्रशिक्षण भागीदार के रूप में पैनलबद्ध विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से 15 से 59 वर्ष की आयु के दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। सुगम्य भारत अभियान।
विभाग ने दिव्यांगजनों को सार्वभौमिक सुगम्यता प्रदान करने के लिए सुगम्य भारत अभियान को एक राष्ट्रव्यापी प्रमुख अभियान के रूप में संकल्पित किया है, ताकि दिव्यांगजनों को समान अवसर प्राप्त करने, स्वतंत्र रूप से रहने और उन्हें समावेशी समाज के जीवन के सभी पहलुओं में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम बनाया जा सके। इस अभियान का लक्ष्य निर्मित वातावरण, परिवहन प्रणाली और सूचना और संचार पारिस्थितिकी तंत्र की सुगम्यता को बढ़ाना है। क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर के अंतर्गत वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियां। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर की योजना शुरू की है। ये केंद्र विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को व्यापक सहायता प्रदान करने के लिए देश भर के विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों और समेकित क्षेत्रीय केंद्रों में स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों की शीघ्र पहचान, जांच यानी स्क्रीनिंग और उन्हें समय पर पुनर्वास सेवाएं देना सुनिश्चित करना है। ये सेवाएं दिव्यांगता के प्रभाव को कम करने और बच्चों के संभावित विकास को यथासंभव शीघ्र बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। जागरूकता सृजन और प्रचार और सेवाकालीन प्रशिक्षण योजना। जागरूकता सृजन और प्रचार और सेवाकालीन प्रशिक्षण योजना नाम की ये केंद्रीय क्षेत्र योजना दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता सृजित करने और केंद्र, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों के प्रमुख पदाधिकारियों प्रशिक्षित और संवेदनशील बनाने के लिए कार्यान्वित की जा रही है। दिव्यांगजनों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मंच प्रदान करने और उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए दिव्य कला मेले को जागरूकता सृजन कार्यक्रम के तहत विशेष परियोजना के रूप में बढ़ावा दिया गया है। नवंबर 2022 से देश भर में दिव्य कला मेलों का आयोजन किया जा रहा है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है लाभदायक आय के लिए परिवर्तनकारी कृषि से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद इटेला राजेंद्र और डीके अरुणा ने। इन सांसदों ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार और अन्य संबंधित संगठनों ने किसानों को लाभ पहुंचाने और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की भूमिका के बारे में बताने के लिए लाभदायक आय के लिए परिवर्तनकारी कृषि शीर्षक से किसी सेमिनार वेबिनार का आयोजन किया है। अगर हाँ, तो ब्यौरा और परिणाम क्या है? क्या कोई अध्ययन किया गया है और कोई समिति कार्यबल नियुक्त किया गया है? अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है? ICAR के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्राप्त रिपोर्ट और उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब दिया कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और अन्य संबंधित संगठनों ने हितधारकों की संवर्धित आय, उन्नत सामाजिक आर्थिक स्थिति के लिए परिवर्तनकारी कृषि पर सेमिनारों, वेबिनारों का आयोजन किया है। कृषि में परिवर्तन के लिए अनेक इनोवेटिव प्रौद्योगिकियां विकसित की गई हैं और उनका प्रसार किया गया है, जिससे किसानों की आय में सुधार हो रहा है। इसमें शामिल है गुणवत्ता बीज और रोपण सामग्री, जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतियां, एकीकृत कृषि प्रणाली, प्राकृतिक कृषि, जैविक खाद्य उत्पादन, प्रेसिजन कृषि, संरक्षित खेती का विकास। साथ ही इसमें कृषि आधारित उद्यमों जैसे कि वर्मी कंपोस्टिंग, अहाता खेती यानी बैकयार्ड फार्मिंग, अलंकारिक मत्स्य पालन, खुम्ब की खेती और मधुमक्खी पालन में उद्यमशीलता विकास और किसानों और अन्य हितधारकों की क्षमता निर्माण करना भी शामिल है। हालांकि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा लाभदायक आय के लिए परिवर्तनकारी कृषि शीर्षक पर किसी सेमिनार वेबिनार का आयोजन नहीं किया गया। किसानों की आय को दुगना करने के लिए रणनीतियों का सुझाव देने के लिए किसानों की आय को दुगना करने वाली समिति बनाई गई है। रिपोर्ट में प्रौद्योगिकियों के प्रसार के लिए और किसानों द्वारा इन्हें अपनाने के लिए कृषि विस्तार सेवाओं को महत्व को दर्शाया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि विज्ञान केंद्र जमीनी स्तर के एक ऐसे सर्वाधिक प्रभावशाली संस्थान है जो कि किसानों का सहयोग कर रहे हैं और प्रयोगशाला से खेत तक के अंतराल को कम करके इनोवेशन लाकर ग्रामीण किसान समुदाय में जानकारी, क्षमता निर्माण और विश्वास उत्पन्न करके उनकी मदद कर रहे हैं। किसानों की आय को दुगना करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा किसानों के कौशल को बढ़ाया जाता है, जिसमें इनके द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। नई टेक्नोलॉजी के अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन लगाए जाते हैं, बीज और रोपण सामग्री का वितरण किया जाता है, फसलों, पशुधन और जलवायु पर परामर्शी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है क्षेत्रीय परिषद की बैठकों से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद डॉक्टर संबित पात्रा ने। उन्होंने गृह मंत्रालय से पूछा कि 2014 और 2025 के बीच क्षेत्रीय परिषदों की कितनी बैठक हुई और उनके मुख्य परिणाम क्या रहे हैं। बाल कुपोषण उन्मूलन, सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने, महिला सशक्तिकरण और पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से सरकार द्वारा क्या कोई कार्य योजना तैयार की गई है? अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है? क्या क्षेत्रीय परिषदों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार के पास कोई योजना विचाराधीन है? अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब दिया गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2014 से 31 जुलाई 2025 के बीच क्षेत्रीय परिषदों और उनकी स्थायी समितियों की 63 बैठकें आयोजित की गई हैं, जिनमें राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और केंद्रीय मंत्रालय विभागों द्वारा प्रायोजित व्यापक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है और सहयोगात्मक भावना से ऐसे मुद्दों को सुलझाने या प्रगति प्राप्त करने के उद्देश्य से उचित सिफारिशें की गई हैं। क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों में
बाल कुपोषण उन्मूलन, सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने, महिला सशक्तिकरण और पंचायतों की आय बढ़ाने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई है, जिसमें प्रगति की स्थिति के साथ चिंता के बिंदुओं और इन मुद्दों पर कार्रवाई पर भी चर्चा की गई है। जनवरी 2023 से सभी क्षेत्रीय परिषदों और उनकी स्थायी समितियों की बैठकों में पोषण अभियान के माध्यम से बालिकाओं में कुपोषण को दूर करने के एजेंडे पर नियमित रूप से चर्चा की गई है। सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के मुद्दे पर अगस्त 2023 से सभी क्षेत्रीय परिषदों और उनकी स्थायी समितियों की बैठकों में सहकार से समृद्धि, देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करना शीर्षक पर है। महिला सशक्तिकरण एजेंडे के साथ ही महिलाओं और बच्चों के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत बलात्कार और यौन अपराधों के मामले में त्वरित जांच और ऐसे मामलों की समय पर सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की योजना के कार्यान्वयन की स्थिति पर जनवरी 2022 से सभी क्षेत्रीय परिषदों और उनकी स्थायी समितियों की बैठकों में चर्चा की गई है। पंचायतों की आय बढ़ाने से संबंधित एजेंडे पर 24 जून 2025 को आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक के साथ ही इससे पहले इसकी स्थायी समिति में भी चर्चा की गई है। क्षेत्रीय परिषदों द्वारा राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और केंद्रीय मंत्रालय विभागों को उनके द्वारा प्रायोजित मुद्दों पर सहयोगात्मक भावना से चर्चा करने और ऐसे मुद्दों के समाधान या प्रगति प्राप्त करने के उद्देश्य से उचित सिफारिशें करने के लिए एक प्रभावी वैधानिक मंच उपलब्ध कराने के मद्देनजर क्षेत्रीय परिषदों और उनकी स्थायी समितियों की बैठकों की संख्या और उनमें चर्चा किए गए मुद्दों की संख्या में पिछले वर्षों की तुलना में पर्याप्त वृद्धि देखी गई है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है मनरेगा के अंतर्गत नौकरियों की मांग से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद डॉक्टर डी रवि कुमार ने। उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्रालय से पूछा कि मई और अगस्त 2024 के बीच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत नौकरियों की मांग में गिरावट के क्या कारण हैं, जिनमें बेमौसम बारिश, प्रवासी श्रमिकों का शहरी नौकरियों में वापस लौटना और मजदूरी भुगतान में देरी जैसे कारक शामिल हैं। ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय द्वारा मनरेगा के अंतर्गत अधिक कृषि और संबंध गतिविधियों जैसे कंपोस्ट पिट, जल संरक्षण और कटाई के बाद प्रबंधन को शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? क्या मंत्रालय परिवारों और व्यक्तियों द्वारा मनरेगा के अंतर्गत नौकरी की मांग की निगरानी करता है? क्या मंत्रालय वास्तविक समय की निगरानी और जवाबदेही के लिए राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सॉफ्टवेयर और क्षेत्र अधिकारी ऐप का उपयोग कर रहा है? इस सवाल का जवाब दिया ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है कि ग्रामीण परिवारों को आजीविका सुरक्षा प्रदान करती है, यानी जब कोई बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध नहीं होता तब तक ये आजीविका के लिए विकल्प प्रदान करती है। ये ध्यान देने योग्य है कि मांग आधारित योजना होने के कारण इसमें रोजगार की मांग में भिन्नता हो सकती है। हालांकि काम की मांग और काम की पेशकश लगभग समान है, फिर भी वास्तविक में सृजित श्रम दिवस और मांग के बीच का अंतर उन कारकों के कारण है, जैसे कि श्रमिकों द्वारा इस प्रकार की पेशकश का कम उपयोग, बेहतर रोजगार के अवसरों का उपलब्ध होना, बीमारी या कोई अन्य प्रासंगिक कारण। अपने जवाब में आगे उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2025 के अनुसूची के पैरा 4(2) के अनुसार बशर्ते कि जिला कार्यक्रम समन्वयक यह सुनिश्चित करेगा कि लागत के संदर्भ में किसी जिले में किए जाने वाले कम से कम 60% कार्य भूमि, जल और वृक्षों के विकास के माध्यम से कृषि और संबंध गतिविधियों से सीधे जुड़ी उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए होंगे। महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत 266 कार्य अनुमत हैं, जिनमें से 166 कार्य कृषि और संबंधित क्षेत्र से संबंधित हैं। इसके अलावा जल संरक्षण से संबंधित 85 कार्य हैं। ये ध्यान देने योग्य है कि खाद के गड्ढों का निर्माण पहले से ही महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत एक अनुमत कार्यकलाप है। मंत्रालय राज्य सरकारों और किसी अन्य स्रोत से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर अनुमत गतिविधियों की सूची की समीक्षा करता रहता है। उचित जांच के बाद गतिविधियों की सूची में शामिल किया जाता है। केंद्र सरकार ने इस योजना के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं, जिनमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के प्रावधानों के व्यापक प्रसार के लिए दीवार चित्रों सहित समुचित सूचना, शिक्षा और संचार अभियान शुरू करना, कार्य की मांग पंजीकरण प्रणाली का दायर और कवरेज बढ़ाना, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत काम की मांग अपंजीकृत न रहे। सहभागी पद्धति में योजनाएं तैयार करना और उन्हें ग्राम सभा में अनुमोदित करना, रोजगार दिवस का आयोजन करना शामिल है। ग्रामीण विकास मंत्रालय जमीनी स्तर पर रोजगार की मांग की कड़ी निगरानी करता है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि रोजगार की कोई भी मांग अधूरी न रहे। वित्त वर्ष 2021-22 में 99.55% पात्र ग्रामीण परिवारों को मांग के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराया गया। इसी तरह वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 31/7/2025 तक के दौरान 99.79% पात्र ग्रामीण परिवारों को मांग के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि राज्य संघ राज्य क्षेत्र में 1 जनवरी 2023 से NMMS के माध्यम से सभी कार्यों, व्यक्तिगत लाभार्थी कार्य को छोड़कर इनके संबंध में एक दिन में श्रमिक की 2 टाइम स्टैंप वाले जियो टैग के लिए फोटोग्राफ के साथ राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली ऐप के माध्यम से कार्यस्थल पर उपस्थिति दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे।
NMMS एप्लीकेशन के कार्यान्वयन से उपस्थिति, प्रणाली, प्रबंधन और प्रक्रिया की समग्र दक्षता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। NMMS एप्लीकेशन मजदूरी के समय पर भुगतान में भी मदद करती है, क्योंकि वेतन सूची और FTO उसी दिन तैयार किए जा सकते हैं जिस दिन उपस्थिति दर्ज की गई हो। इससे पहले मैनुअल उपस्थिति प्रणाली के कारण इस प्रक्रिया में अधिक समय लगता था। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने मंत्रालयों से जुड़े कई विषयों पर सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है जलवाहक योजना के तहत राज्य सहायता संबंधी लेखा परीक्षा से। सवाल को पूछा राज्यसभा सांसद सुजीत कुमार ने। उन्होंने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से पूछा कि क्या जलवाहक योजना के अंतर्गत प्रदान की गई 30 से 40% राज्य सहायता के वितरण और उपयोग की निगरानी के लिए कोई तृतीय पक्ष लेखा परीक्षा या सत्यापन तंत्र स्थापित किया गया है? अगर हाँ तो ब्यौरा क्या है? अगर नहीं तो इसके क्या कारण है? क्या जलवाहक योजना में इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड चालित जैसे हरित जहाजों को अपनाने के लिए कोई अनिवार्यता प्रोत्साहन दिया गया है? क्या जलवाहक योजना के कार्यान्वयन के कारण कार्गो टन भार में प्रत्यक्ष वृद्धि की निगरानी करने के लिए कोई कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली स्थापित की गई है? अगर हाँ तो ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब दिया पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि भारतीय नौवहन निगम की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अंतर्देशीय और तटीय नौवहन लिमिटेड जलवाहक योजना के कार्यान्वयन एजेंसी है। जलवाहक योजना के अंतर्गत जलमार्ग यात्रा पर किए गए कुल वास्तविक प्रचालन व्यय के 35% तक के वित्तीय प्रोत्साहन का प्रावधान है। योजना के अनुसार ICSL को वित्तीय वर्ष के अंत में एक रिपोर्ट के साथ उपयोग की गई राशि का सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है। योजना का उद्देश्य कार्गो के मॉडल को अंतर्देशीय जल परिवहन मोड में शिफ्ट करने के लिए प्रोत्साहन देकर ऐसे शिफ्ट को प्रोत्साहित करना और हितधारकों का विश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से IWT क्षेत्र की विश्वसनीयता और तत्परता प्रदर्शित करना है। जलवाहक योजना के निष्पादन मूल्यांकन के लिए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, IWAI और अंतर्देशीय और तटीय नौवहन लिमिटेड के प्रतिनिधियों की संचालन समिति का गठन किया गया है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है बिहार में स्थापित सौर विद्युत उत्पादन क्षमता से। सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद डॉक्टर भीम सिंह ने। उन्होंने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से पूछा कि वर्तमान में बिहार राज्य में स्थापित सौर विद्युत उत्पादन क्षमता का ब्यौरा क्या है और इसका भारत की कुल सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में कितना प्रतिशत योगदान है। क्या बिहार में मेगा या अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने किसी परियोजना को मंजूरी दी है या प्रस्तावित किया है? अगर हाँ तो ऐसी परियोजना की अनुमति स्थापित क्षमता मेगावाट में कितनी है? क्या इन परियोजनाओं को ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, PM कुसुम या किसी राज्य नीति से जोड़ा गया है? इस सवाल का जवाब दिया नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा में राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि 30 जून 2025 की स्थिति के अनुसार बिहार राज्य में स्थापित सौर विद्युत उत्पादन क्षमता, जिसमें ग्रिड से जुड़ी जमीन पर स्थापित सौर परियोजनाएं, ग्रिड से जुड़ी रूफटॉप सौर परियोजनाएं और ऑफ ग्रिड सौर परियोजनाएं शामिल हैं, 328.34 मेगावाट है और भारत की कुल सौर उत्पादन क्षमता में इसका प्रतिशत योगदान लगभग 0.28% है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बिहार में किसी भी सौर पार्क को मंजूरी नहीं दी है, क्योंकि राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान से। सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने। उन्होंने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से पूछा कि क्या भारत के 100 दिवसीय क्षय रोग टीबी उन्मूलन अभियान में स्क्रीनिंग के लिए सीमित संसाधन, विशेष रूप से पोर्टेबल एक्सरे मशीनें, विश्वसनीय AI सहायता प्राप्त विवेचना उपकरण की कमी, उच्च जोखिम वाली आबादी तक प्रभावी ढंग से पहुंचने और उन्हें शामिल करने में चुनौतियां, दवा प्रतिरोधी टीबी जैसी खामियां पाई गई हैं? अगर हाँ तो ब्यौरा क्या है? इस संबंध में क्या उपचार के लिए उपाय किए गए हैं? क्या बड़ी संख्या में लोग गुप्त रूप से संक्रमित पाए गए हैं? अगर हाँ तो ब्यौरा क्या है? टीबी उन्मूलन की दिशा में गति बनाए रखने के लिए आगे के हस्तक्षेपों का ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब दिया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि सरकार ने प्राथमिकता वाले जिलों में संवेदनशील आबादी और सामूहिक केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया। संवेदनशील आबादी की जांच के लिए एक्सरे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए राज्य संघराज्य क्षेत्रों ने संसाधन मानचित्रण कार्य लागू किया और आवश्यकता के अनुसार AI सक्षम हैंड हेल्ड एक्सरे और चिन्हित निजी विधा केंद्रों का उपयोग करके सार्वजनिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केंद्रों में एक्सरे सेवाओं की अपनी क्षमता बढ़ाई। इस सफलता के आधार पर अभियान की कार्यनीतियों को पूरे देश में लागू किया गया है।
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए राष्ट्रीय टीबी प्रसार सर्वेक्षण 2019 से 2021 के अनुसार देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी में सुप्त टीबी संक्रमण का अनुमानित 31.3% सकल व्याप्तता है। इस चुनौती से निपटने के लिए राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत घरेलू संपर्कों और संवेदनशील आबादी की टीबी संक्रमण की जांच की जाती है और यदि पात्र हो तो उन्हें टीबी निवारक उपचार प्रदान किया जाता है। 2024 जनवरी से दिसंबर में 26.72 लाख पात्र व्यक्तियों को टीबी निवारक उपचार शुरू किया गया है। इसके अलावा एनटीईपी के तहत टीबी उन्मूलन की दिशा में गति बनाए रखने और अनुक्रिया में तेजी लाने के लिए उठाए गए प्रमुख कदम भी उन्होंने साझा किए, जिनमें राज्य जिला विशिष्ट कार्यनीतिक योजनाओं के माध्यम से उच्च टीबी भार वाले क्षेत्रों में लक्षित हस्तक्षेप, टीबी रोगियों को निःशुल्क दवाएं और निदान सेवाएं प्रदान करना, दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए मोबाइल डायग्नोस्टिक इकाइयों के माध्यम से संवेदनशील आबादी के बीच टीबी के मामलों की गहन खोज, आयुष्मान आरोग्य मंदिर को टीबी जांच और उपचार सेवाओं का विकेंद्रीकरण, टीबी मामलों की सूचना और प्रबंधन के लिए प्रोत्साहन के साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी, टीबी के शीघ्र निदान की सुविधा के लिए सभी ब्लॉकों में आणविक नैदानिक प्रयोगशालाओं का विस्तार, संपूर्ण उपचार अवधि के लिए पोषण सहायता के रूप में प्रति रोगी 1,000 रुपए प्रतिमाह की निक्षय पोषण योजना, कलंक को कम करने, सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने और स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार में सुधार के लिए गहन सूचना, शिक्षा और संचार हस्तक्षेप, टीबी रोगियों और कमजोर आबादी के संपर्कों को टीबी निवारक उपचार का प्रावधान, निक्षय पोर्टल के माध्यम से अधिसूचित टीबी मामलों की ट्रैकिंग, निक्षय मित्र पहल के तहत टीबी रोगियों और घरेलू संपर्कों को अतिरिक्त पोषण सहायता का प्रावधान।